Hello students, hello everyone. Am I audible? Okay, thank you. So well, let us start today's class. आज की जो हमारी क्लास है वो है हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल आर्मी एंड विल डिस्कस सुभाष चंद्र बोस, द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, राइट। सो वेल, इससे पहले हम लोगों ने अपनी क्लास में डिस्कस किया था। हमारा जो लास्ट टॉपिक था दैट वाज सीआर फॉर्मूला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला, एंड वी डिस्कस द वेबल प्लान। तो वेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूले में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, जो ग्रेट लीडर थे उस समय कांग्रेस के, उन्होंने एक फॉर्मूला सजेस्ट किया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के लिए कि पार्टीशन को किसी तरह से रोक लिया जाए। एंड सबसे पहले जो मुस्लिम लीग है वो पार्टीशन से पहले फ्रीडम के लिए फाइट करे आईएनसी के साथ मिलकर, और एक बार हम फ्रीडम ले लें उसके बाद हम पार्टीशन या जो भी हमारी टू नेशन की थ्योरी है उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे, दैट वी विल डिस्कस। तो उसके लिए हम लोग प्लेबिसाइड करवाएंगे एरियाज में और पूछेंगे कि क्या जनता पार्टीशन के लिए रेडी है या नहीं, एंड उसके बेस पर फिर हम डिसाइड करेंगे। और टू नेशन की जो थ्योरी है उसको रिजेक्ट किया गया सीआर फॉर्मूले में। उसमें एक ही नेशन के अंदर दो नेशन को क्रिएट करने की बात कही गई थी, और एक कॉमन सेंटर बनाया जाएगा जिसमें जो मिनिस्टर्स होंगे दोनों कंट्रीज के, विद इन द कंट्रीज, उन दोनों का से एक कंबाइंड मिनिस्ट्री बनेगी, और वो मिनिस्टर्स जो हैं वो हैंडल करेंगे डिफेंस को, कम्युनिकेशन को, एंड ट्रेड एंड कॉमर्स को। तो ये जो है प्लानिंग थी। एंड लेकिन वो प्लानिंग फेल हुई, सीआर फॉर्मूला फेल हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स से पहले ही मुस्लिम लीग ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और जिन्ना जी का ये मानना था कि सबसे पहले तो कांग्रेस ये एक्सेप्ट करे कि वो पार्टीशन की थ्योरी को एक्सेप्ट करती है, और पहले हमें पार्टीशन चाहिए, बाद में हमें फ्रीडम। वेल, ये हमारा टॉपिक था लास्ट क्लास का, सीआर फॉर्मूला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कौन थे वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और आजादी के बाद उनका क्या रोल रहा। वो हमारे होम मिनिस्टर बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल की डेथ के बाद मद्रास के सीएम बने, और फार बाद में फिर उन्होंने कांग्रेस से अलग हो गए, स्वतंत्र पार्टी बनाई 1970s में। वेल, हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे, आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, जब लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान को छोड़ के चले गए एंड फाइनली ब्रिटिश हुकूमत हमारे यहाँ से एंड हुई, तो हमारे यहाँ पे जो गवर्नर जनरल थे हमारे इंडियन, वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो वेल, हमने इसके बाद वेवल प्लान को डिस्कस किया था कि वेवल प्लान का पर्पस क्या था। लॉर्ड वेवल इंडिया के वॉइसरॉय थे। 1943 अक्टूबर में वो वॉइसरॉय बने, मार्च 47 तक वो हिंदुस्तान के वॉइसरॉय रहे। और किस तरह से वेवल प्लान को प्लान किया गया, उसमें क्या क्या प्रोविजंस रखे गए, और क्या उसमें डिबेट रही आईएनसी और मुस्लिम लीग को लेकर, वो सब हमने डिस्कस की। जिसमें हमने जानने की कोशिश करी थी कि वेवल प्लान में कहा गया था कि हम सब कुछ इंडिया को हैंड ओवर कर देंगे एक्सेप्ट हमारा वॉइसरॉय, और डिफेंस जो है वो हमारे हाथ में रहेगा। और हम एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएंगे 14 मेंबर की, जिसमें 6 मेंबर जो हैं वो मुस्लिम होंगे। और ओवर रिप्रेजेंटेशन था मुस्लिम्स का उन 14 में से, क्योंकि मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है वो 25% थी। एंड उसके अकॉर्डिंग 3 मेंबर मैक्सिमम बनने चाहिए 14 में से मुस्लिम से। तो 6 मेंबर्स को देना वो अपने आप में एक डिस्प्यूटेड पॉइंट था। और फिर उसके बाद कांग्रेस का माना था कि ये 6 के 6 मुस्लिम जो है कांग्रेस सेलेक्ट करेगी, लेकिन मुस्लिम लीग का माना था कि जो मुसलमान मुस्लिम लीग से अलग आएगा उसको हम मुसलमान नहीं मानेंगे। तो इस बात पे काफी इशू क्रिएट हुए। शिमला कॉन्फ्रेंस इसका इसका नाम पड़ा, क्योंकि शिमला में कॉन्फ्रेंस कॉल की लॉर्ड वेवल ने, एंड 21 लोगों को बुलाया गया था अलग अलग पार्टी से। लेकिन ये ब्रेक डाउन प्लान इसको कहा गया था कि सॉर्ट आउट करा जाए, इंडियंस की हेल्प ली जाए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगेंस्ट जर्मनी और इटली। लेकिन फेवल प्लान जो है पूरी तरह से फेल रहा। तो वेल, अब हम आज डिस्कस करेंगे आईएन ने इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस जी को डिस्कस करेंगे, और देखेंगे कि आईएनए और सुभाष चंद्र बोस का क्या रिश्ता रहा। तो वेल, लेट अस स्टार्ट। होप आप सब रेडी हैं, आज की हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वेल, सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कुछ इंपॉर्टेंट जो इमेजेस हैं वो आप देख सकते हैं उस टाइम की। द इंडियन नेशनल आर्मी ऑल्सो नोन एज आजाद हिंद फौज, जिसमें जितने भी सोल्जर्स हैं, ये सुभाष चंद्र बोस ने एक बटालियन बनाई थी रानी लक्ष्मीबाई के नाम से, जिसमें सारी महिलाएं थी उस बटालियन में। और ये कैसे बनी, क्या इसका बैकग्राउंड था,
वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वेल उसके बाद आगे चलते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम आजाद हिंद फौज भी कहते हैं, was an armed force formed by Indian nationalists in 1942 through the patronage of the Imperial Japanese Army to secure the independence of India। वैसे ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश आर्मी ने एक बार जब अटैक किया था जापान पे, और जापान ने उसमें जीत हासिल करी, तो जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो भाग गए, और जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया, और वो जापान के पास यानी उनकी जेलों में थे। और फिर जब आपको याद होगा 1911 में रासबिहारी बोस ने एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किया था उस समय लॉर्ड हार्डिंग को गन डाउन करने का, लेकिन वो फिर इंडिया उन्होंने छोड़ा और वो भागकर जापान आ गए। और यहाँ पर आकर उन्होंने ये जो अरेस्ट थे सोल्जर्स, उनको ट्रेनिंग देनी शुरू करी, जापान के साथ हाथ मिलाया, और एक प्लानिंग करनी शुरू करी कि इंडियन सोल्जर्स के थ्रू हम ब्रिटिश जो कॉलोनीज हैं उन पर अटैक कर सके, और इंडिया में अटैक करेंगे ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर। तो कुल मिलाकर ये एक प्लानिंग थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से फेमस हुई, और उसमें कैप्टन मोहन सिंह का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल था, जिसको हम अभी समझेंगे आगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंडियन सोल्जर, जैसे कुछ स्टूडेंट की क्वेरी होती है कि सर इंडियन सोल्जर्स जापान में कहाँ से पहुंच गए, तो आप समझ गए होंगे कि ये जापान के आर्मी के थ्रू अरेस्ट कर लिए गए थे। जब ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडियन सोल्जर्स को छोड़कर भाग गया, तो जापानीज आर्मी ने इंडियन सोल्जर्स को अरेस्ट किया हुआ था, और ये इंडियन सोल्जर्स जो है वो जापान की जेलों में बंद थे। और फिर जब हमारे लीडर जो है भागकर जापान पहुंचे, तो उन्होंने जापान की सरकार से बात करी, क्योंकि जापान ब्रिटेन के अगेंस्ट एक उनका दुश्मन था। इसलिए उनसे जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं वो उन्हीं देशों में भागते थे, तो उस समय ब्रिटेन के राइवल कंट्रीज थे। जापान के पास जब हमारे लीडर भागे, जापान के साथ की सरकार के साथ टॉक करी, उन्होंने बताया कि आपके सोल्जर्स अरेस्ट हैं। तो फिर ये प्लान किया गया कि क्यों नहीं हम इन सोल्जर्स के थ्रू ब्रिटेन के ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि आपका और हमारा दुश्मन दोनों का सेम है। तो ये इस तरह से ताना बाना बुना गया है इंडियन नेशनल आर्मी का। तो वेल, थ्रू द पैट्रोनेज ऑफ द इंपीरियल जापानीज आर्मी टू सिक्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो वेल, ये वो रासबिहारी बोस जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ 1911 की बात है। अगर आपको याद होगा तो 1911 में जब राजधानी परिवर्तन हो रहा था, कैपिटल वॉज शिफ्टिंग फ्रॉम कैलकाटा टू मद्रास, फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, और उस समय डिक्लेयर किया गया कि एक प्रोसेशन होगा, एक बहुत बड़ा फंक्शन होगा, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग जो है वो हाथी के ऊपर बैठेंगे, और जनता सड़क के दोनों ओर खड़े होकर जय जयकार करेगी क्वीन की, वॉइसरॉय की, और एक बहुत बड़े फंक्शन के थ्रू जो है कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करेंगे। और उसी प्रोसेशन के थ्रू रेवोल्यूशनरीज ने ये प्लान किया कि हम उस समय के वॉइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग को जान से मार देंगे। तो खैर, बॉम्ब फेंका गया उसके हाथी के ऊपर, चोटें भी आई महाबत को, और जो होदे पर, हाथी के होदे पर वॉइसरॉय के साथ जो लोग बैठे थे उनको भी चोट लगी। लेकिन फॉर्चुनेटली जो वॉइसरॉय है वो बच गए। रासबिहारी बोस वहां से भागे, और वो ऐसा भागे कि उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ दिया और वो सीधा जापान चले गए। और वहां पर फिर उन्होंने आईएनए को फॉर्मेशन स्टार्ट करी। तो वेल, ये जो रासबिहारी बोस हैं, आप देख सकते हैं, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है रासबिहारी बोस की, भी हम समझेंगे किस तरह से रासबिहारी बोस ने अपने पांव जमाए उस अननोन कंट्री में, और फिर वहां पे मैरिज करी। कहा जाता है कि उन्होंने भेष बदल के एक रेस्टोरेंट में एक रेस्टोरेंट बॉय की तरह काम किया, खाना बहुत अच्छा बनाते थे, उनका प्रमोशन हुआ, कुक बन गए। फिर रेस्टोरेंट के मालिक के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हो गए, उनकी बेटी से उन्होंने शादी कर ली, उनको वहां पे सिटीजनशिप मिल गई, और फिर वो धीरे धीरे वहां पर सेटल डाउन हो गए। फिर गुप्त रूप से वहां पे कई सारी एक्टिविटीज रन करते रहे इंडिया के फेवर में, न्यूज़पेपर लिखते रहे, नाम बदलकर एडिटोरियल छापते रहे, वहां की जापान की जनता को रूबरू कराते रहे हिंदुस्तानियों की परेशानियों से। तो काफी इम्पोर्टेंट जो है ये इंसिडेंट रहा रास बिहारी बोस का। तो वेल, रास बिहारी बोस के बारे में थोड़ा जानते हैं स्लाइड के थ्रू। रास बिहारी बोस का जो जन्म है 1886 में हुआ, 1945 में इनका देहांत। एंड एक ये ग्रेट इंडियन रेवोल्यूशनरी लीडर थे, जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट फाइट लड़ी, और एचआरए के मेंबर थे, एंड की ऑर्गेनाइजर थे ऑफ गदर म्यूटनी, एंड फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। गदर म्यूटनी आपको याद होगा, एक गदर आंदोलन हुआ था, जिसे लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को यूएसए से, हाँ यस करेक्ट, राइट रवि, यूएसए से उसको रन किया था। तो गदर मूवमेंट काफी फेमस हुआ था, क्योंकि कहा जाता है कि जब वो 1911 का इशू हुआ तो ये भागकर देहरादून आ गए थे,
और यहाँ पर भी फिर जब इनके बारे में पता लगा तो फिर इन्होंने बाद में 1913 में गदर मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया। यानी एकदम उस समय राइटर्स कुछ राइटर्स मानते हैं कि वो एकदम ही इंडिया उन्होंने नहीं छोड़ा, वो काफी टाइम इंडिया में छुपते छुपाते रहे और गदर मूवमेंट को कंडक्ट करा। और फिर कुछ टाइम के बाद इंडिया जब पूरी तरह से इनके भेद खुलने शुरू हुए तो उन्होंने हिंदुस्तान को छोड़ा और ये जापान और सिंगापुर की तरफ मूव कर गए। So Indian National Army was formed in 1942 under Bose, which he later handed over as the Indian National Army to Subhash Chandra Bose. हाँ, yes, correct, Sugandha. The attempt to assassinate Lord Hardinge, Raspberry was forced to go into hiding. The attempt was made on 23rd December 1912 in Delhi, when Lord Hardinge was in a ceremonial procession transferring the capital from Calcutta to New Delhi. जैसा भी मैंने आपको कहानी सुनाई कि लॉर्ड हार्डिंग को मारने का प्लान था, उस समय के वॉइसरॉय थे। और 23 दिसंबर 1912 की ये बात है जब एक प्रोसेशन सेरिमोनियल प्रोसेशन चल रहा था कैपिटल शिफ्टिंग का, और उस समय जो है ये प्लान किया गया इनके ऊपर अटैक करने का। तो वेल बोस वाज हॉन्टेड बाय द कॉलोनियल पुलिस ड्यू टू हिज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फेल्ड असैसिनेशन। एंड फिर कहा जाता है कि गवर्नर जनरल जो वॉइसरॉय थे उस समय, लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल, और उस समय उनको टारगेट करना आप समझ जाओ कितनी बड़ी बात है। और फिर वो देहरादून आ गए, रात की उन्होंने ट्रेन पकड़ी और अपने ऑफिस को ज्वाइन कर लिया नेक्स्ट डे। एंड मतलब इस तरह से वो ऑफिस जाने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस समय ये देहरादून में जॉब करते थे। एंड फिर कहा जाता है कि इन्होंने कुछ लॉयल सिटीजन्स के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी। एंड एंड उन्होंने कंडेम किया कि मैंने किस तरह से वॉइसरॉय के ऊपर अटैक किया, मतलब जो इनके नॉन में थे, रिलेटिव थे, उनको ये सारी कहानी उन्होंने सुनाई। एंड ड्यूरिंग जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई 1914 में, एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व हो गए ये, और बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे गदर मूवमेंट की। एंड इन्होंने गदर मूवमेंट को हैंडल करा। 1913 में वैसे वो स्टार्ट हुआ था। फरवरी 1915 में इंडिया में, मतलब जब वो फैला, स्प्रेड हुआ, तो काफी इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने गदर मूवमेंट में प्ले किया। And several cantonments to infiltrate into army. The idea of the Gadar leaders was that with the war raging in Europe, most of the soldiers had gone out of India and the rest could be easily won over. The revolution failed and most of the revolutionaries were arrested, but Raspberry Bose managed to escape British intelligence and reach Japan in 1915. असल में गदर मूवमेंट जो है 1913 में स्टार्ट हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। एंड लाला हरदयाल जो है, सोहन सिंह भकना, ये सब उस समय के ग्रेट लीडर थे जो यूएसए में थे। और उसकी चिंगारी जो है फिर हिंदुस्तान तक आ गई। यानी वहां पे तो ये पर्पस था कि वहां के लोगों को इंडिया की दुर्दशा से, इंडिया की जो कंडीशन उससे अवेयर करवाना। और फिर यहाँ पे वो गदर मूवमेंट जो है, यहाँ के जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके साथ उनको उनका टच हुआ। उनको इन्फॉर्म किया गया कि ये हमारी प्लानिंग है, आप भी इंडिया में गदर मूवमेंट स्टार्ट करें। ब्रिटिश गवर्नमेंट को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल भी हेल्प ना करें। और जो हमारे सोल्जर्स ब्रिटेन की आर्मी के थ्रू अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं, तो वहां पे जो ऑलरेडी इंडियंस हैं वो उन सोल्जर्स को कन्विंस करेंगे कि आप ये जॉब छोड़ो और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो हल्ला बोल करो आप। तो इस तरह का मतलब एक प्लान क्रिएट करने का था कि इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का फायदा उठाया जाए। ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश महकमा, ब्रिटिश आर्मी जो है वो बिजी है इस समय। जो सेंटर पावर्स थी उस समय, टर्की है, ओटोमन एम्पायर है उस समय, ऑस्ट्रिया हंगरी है, जर्मनी है, उनके साथ बिजी है ब्रिटेन और फ्रांस वॉर लड़ने में। तो इस मौके का फायदा उठाया जाए और ब्रिटेन को परेशान किया जाए रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के थ्रू। और इस जद्दोजहद में ब्रिटेन शायद कंपेल हो जाए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार जाए और हमें स्वराज मिल जाए। तो ये सारी प्लानिंग थी। लेकिन ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने ढूंढ ढूंढ कर उन रेवोल्यूशनरीज को निकाला। उसमें रास्पबेरी बोस के बारे में भी पता लगा। और फिर ये फाइनली जब इनको लगा कि अब यहाँ पे छुपा नहीं जा सकता, तो ये जापान चले गए 1915 में। वेल, जापान पहुंचने के बाद जब वो जापान पहुंचे तो उन्होंने अपना एक दूसरा नेम बना लिया, प्रियनाथ ठाकुर, अ रिलेटिव ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। यस, करेक्ट। एंड देयर बोस फाउंड शेल्टर विद द वेरियस पैन एशियन ग्रुप्स। तो वहाँ बहुत सारे इंडियंस थे पैन एशिया से आए हुए, उनके पास अलग अलग जगह वो शेल्टर लेते थे। 1915 से 1918 तक यही क्रम उनका चलता रहा। एंड वो अपना ही चेंज हिज रेजिडेंसेस एंड आइडेंटिटीज न्यूमरस टाइम, बहुत बार उन्होंने अपना नाम चेंज करा, अपना रेजिडेंस चेंज करा। एंड द एज द ब्रिटिश केप्ट प्रेसिंग द जापानीज गवर्नमेंट फॉर हिज एक्स्ट्राडिशन, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी काफी बार उन्होंने जापान की गवर्नमेंट को मतलब कंपेल किया कि आप इसको हमें हैंड ओवर करें।
He married the daughter of Aizosoma and Kokosoma, the owner of Nakamura Bakery. Nakamura Bakery बहुत फेमस बेकरी है टोक्यो में। वहाँ पे इन्होंने एज ए मतलब एक एज ए रेस्टोरेंट बॉय वहाँ पे काम करना शुरू करा। फिर उसके बाद जो है मतलब धीरे धीरे जैसे मैंने आपको बताया कि काफी अच्छा इंप्रेशन उन्होंने डाला अपने ओनर पर, और उनकी डॉटर से मैरिज करी। एंड नोटेड पैन एशियन सपोर्टर उनको माना जाता है इस फैमिली को। एंड बिकेम अ जापानीज सिटीजन, बाद में इनको जापानीज सिटीजनशिप मिल गई 1923 में। और फिर एज ए जर्नलिस्ट और राइटर भी ये काम करने लगे। बहुत सारे एडिटोरियल्स लिखते थे इंडिया के फेवर में। एंड इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट दैट ही वॉज इंस्ट्रूमेंट इन इंट्रोड्यूसिंग इंडियन स्टाइल करी इन जापान। और काफी अच्छे शेफ और कुक बने, और इंडिया इनके जो करी था, इनकी जो इंडियन स्टाइल करी थी जापान में काफी फेमस हुई। And though more expensive than the usual British style curry, it became quite popular, and Raspberry Bose becoming known as Bose of Nakamura, और इनका नाम वहां पे फेमस हो गया बोस ऑफ नाकामोरिया। तो वेल, बोस कन्वीन्ड अ कॉन्फ्रेंस इन टोक्यो इन मार्च 1942, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, which decided to establish Indian Independence League. At the conference, he moved a motion to raise an army for Indian independence. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर उनके पास फिर से एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया। जो उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक्टिविटीज करी थी, इनका मन था कि मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये एक्टिविटी करूं, और अब तो जापान में हूँ, जापान की सरकार खुद ब्रिटेन से लड़ रही है, तो जापान का दुश्मन और मेरा दुश्मन अब एक ही है। तो इस कॉन्फ्रेंस में उनका ये मंतव्य था कि उस समय जो इंडिया के सपोर्टर्स थे, उनके साथ मिलकर मैं एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाऊं, एक आर्मी बनाऊं, जापान की गवर्नमेंट से हेल्प लूं, और फिर हिंदुस्तान में उस आर्मी के थ्रू धावा बोल दूं, और ब्रिटिशर्स को मतलब एक तरह से उनको हानि पहुंचाई जाए, उनको डिस्टर्ब किया जाए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। And he convened the second conference of the league at Bangkok on 22nd June 1942। तो बैक टू बैक काफी सारी कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी, थोड़ा सपोर्ट जो है गैदर करना शुरू करा। एंड इट वाज एट दिस कॉन्फ्रेंस दैट अ रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड to invite सुभाष चंद्र बोस टू ज्वाइन द लीग एंड टेक इट्स कमांड एट इट्स प्रेसिडेंट। और फिर ये भी डिसाइड हुआ कि सुभाष चंद्र बोस को किसी तरह इनवाइट करा जाए, और उनको फिर ये कमान सौंप दी जाए, और उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाए, क्योंकि अभी थोड़ा सा हेल्थ वाइज जो है रासबिहारी बोस जो है उतना फिट नहीं रह गए। थोड़ा जो है वो ये था कि कोई एक यंग लीडर आकर, एक एनर्जेटिक लीडर आकर इसकी कमान संभाले। तो वेल, the Indian prisoners of war captured by the Japanese in the Malaya and Burma front were encouraged to join the Indian Independence League and become the soldiers of the Indian National Army, जिसको 1 सितंबर 1942 में बनाया गया, as the military wing of रासबिहारी बोस Indian National League। यानी इंडियन नेशनल लीग जो है उसकी मिलिट्री विंग जो है वो इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई। 1 सितंबर 1942 को उसको फॉर्म किया गया, और इसमें वो सोल्जर्स थे जो जापान ने पकड़े थे, जापान की आर्मी ने मलाया और बर्मा के एक्सपीडिशंस में। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये जापान के लिए थोड़ा अच्छा टाइम पीरियड नहीं है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चैप्टर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था कि 1939 1 सितंबर को जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, तो जर्मनी और रशिया ने मिलकर पोलैंड पर अटैक किया। एंड जब पोलैंड को कैप्चर कर लिया, फिर रशिया जो है वो बाल्टिक ओशन के ईस्ट साइड की तरफ मुड़ा, एंड जर्मनी वेस्ट साइड की तरफ, यानी ये फिनलैंड स्वीडन का जो सेक्शन है, एंड लातविया एस्टोनिया लिथुआनिया, ये रशिया कैप्चर करने लगा। फिर उसके बाद जर्मनी टर्न कर गया बेल्जियम के थ्रू फ्रांस पर अटैक करने के लिए, फ्रांस को लॉकडाउन किया और ब्रिटिश आर्मी से भिड़ने लगा। ब्रिटिश आर्मी को काफी परेशान किया, नो डाउट। ब्रिटिश एयरफोर्स आर्मी जर्मन एयरफोर्स आर्मी से काफी कम थी, लेकिन फिर भी ब्रिटिश एयरफोर्स आर्मी ने जर्मनी के दांत खट्टे करे। लेकिन फ्रांस को लॉकडाउन कर लिया, एक महीने के अंदर नो कंट्री यूरोप की इसने कैप्चर कर ली जर्मनी ने। इटली जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कॉलोनीज ब्रिटेन की कैप्चर करने लगा। जापान ने पैसिफिक ओशन में आतंक मचा रखा था, वो यूएस की कई सारी कॉलोनीज, फ्रांस की कॉलोनीज को खा गया। तो कुल मिला के सब कुछ ठीक चल रहा था, एलाइड कंट्रीज के फेवर में वॉर वॉर चल रही थी। दिसंबर 41 से गेम चेंज हुआ जब जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया, और यूएस जो है इनके फेवर में आ गया एलाइड कंट्रीज के। उधर रशिया जर्मनी से नाराज हो गया, क्योंकि जर्मनी ने रशिया पर अटैक कर दिया, रशिया एलाइड कंट्रीज के फेवर में आ गया, और यहाँ से गेम चेंज होने लगा। अब यूएस से जो है जापान का ये जो पैसिफिक ओशन का रीजन है यहाँ पे उतर आया। 30 बैटल यूएस ने जापान के साथ फाइट करी, जिसमें से 27 में यूएस की जीत हुई। और अब जापान की जो आर्मी है उसके हौसले पस्त हो रहे हैं, क्योंकि यूएस की आर्मी को वो हैंडल नहीं कर पा रहे।
तो उधर जापान की आर्मी को भी एक हेल्प चाहिए कि अगर इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो ब्रिटिश को परेशान करना शुरू कर दे तो हम शायद लड़ाई जीत जाएं, वॉर जीत जाएं, क्योंकि हम इधर यूएसए को हैंडल कर रहे हैं। उधर इंडिया के फ्रीडम फाइटर इंडियन नेशनल आर्मी के थ्रू अगर ब्रिटेन को हैंडल कर लें तो हम यूएस को हैंडल कर पाएंगे। सो वेल, he selected the flag for the Azad Hind movement and handed over the flag to Subhash Chandra Bose. But although he handed over the power, his organizational structure remained, and it was on the organizational spade work of Rasbihari Bose. Rasbihari Bose built the Indian National Army, also called Azad Hind Fauj, prior to his death, caused by tuberculosis, और रासबिहारी बोस को लास्ट में टीबी हो गया और उनकी डेथ हो गई। एंड द जापानीज गवर्नमेंट ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सेकंड ग्रेड। उनको जापानीज गवर्नमेंट ने भी मान सम्मान दिया मरणोपरांत, आफ्टर डेथ। तो वेल, रासबिहारी बोस ने फाइनली ये कमान जो है सुभाष चंद्र बोस को सौंपने का मन बनाया और उनको हैंड ओवर कर दी। तो बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी क्या है, जरा इसको समझते हैं थोड़ा। असल में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आउटब्रेक हुआ तो जापान ने इन्वेड करा साउथ ईस्ट एशिया में, और उस समय 70,000 ट्रूप्स जो है 70,000 ट्रूप्स वर स्टेशन इन द रीजन, और ये सब इंडियंस थे, ब्रिटिश ऑफिसर था और इंडियन सोल्जर्स होते थे इन्फेंट्री में। और ये सब मलाया और ये जो आपका पेनिनसुला है, इंडिया का जो साउथ ईस्ट एशिया वाला सेक्शन है, वहां पे जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी वहां पे इंडियन सोल्जर्स को डिप्लॉय किया गया था। एंड जापान कंडक्टेड अ लाइटनिंग कैंपेन विद कल्मिनेटेड इन द फॉल ऑफ द मलायन पेनिनसुला। और जापान की जापानीज आर्मी ने जब मलायन पेनिनसुला पे अटैक किया तो ब्रिटिश ऑफिसर भाग गया, और वो, हाँ बिल्कुल राइट राशि। तो वो जो 70,000 70,000 जो ट्रूप्स थे, सोल्जर्स थे, वो जापानीज आर्मी ने अरेस्ट कर लिए, और ये सब इंडियन थे। जब रासबिहारी बोस को ये बात पता लगी तो उन्होंने ये प्लान करा कि जापान की सरकार से बात करी जाए और मैं इस आर्मी का यूज करूं ब्रिटेन के अगेंस्ट। इन अ सिंगापुर कैंपेन अलोन 45,000 इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर वर कैप्चर्ड, और 45,000 इंडियन प्रिजनर्स यहाँ पे कैप्चर हो गए सिंगापुर कैंपेन में। So it was from these prisoners of war that the Japanese decided to create an auxiliary army which would fight against the British. तो ये मतलब एक प्लान किया गया कि इस आर्मी का यूज करा जाए, क्योंकि ये इंडियंस जो है वो ब्रिटेन से परेशान है। ये तो कॉलोनी की वजह से उसके फेवर में लड़ रहे थे, अदरवाइज जापान से तो इनकी कोई दुश्मनी नहीं है। तो रासबिहारी बोस ने इसको कन्विंस किया जापानीज एडमिनिस्ट्रेशन को, और फिर एक आर्मी इंडियन नेशनल आर्मी बनाएगी जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की आर्मी विंग थी। तो वेल, फर्स्ट आईएनए बनाई गई, कैप्टन मोहन सिंह उसके मतलब एक तरह से कैप्टन बनाए गए। एक फॉर्मर ऑफिसर है ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी कैप्चर्ड ड्यूरिंग द मलाया कैंपेन, तो कैप्टन मोहन सिंह के अंडर में ये आईएनए को फॉर्मेशन दी गई। अब डिसएग्रीमेंट हुआ कैप्टन मोहन सिंह और जापानीज आर्मी के बीच में। असल में जापानीज आर्मी का ये मानना था कि कैप्टन मोहन सिंह इस आर्मी को लीड नहीं करेंगे, जापान की सरकार इसको लीड करेगी, यानी हम जैसा बोलेंगे आपको वैसे मूव करना है। कैप्टन मोहन सिंह की ईगो थोड़ी हर्ट हुई, उनको लगा यार मैं क्यों आपके इंस्ट्रक्शन मानूं, मैं तो कैप्टन हूँ और आपको क्या विश्वास नहीं है। तो इस बात को लेकर थोड़ा तनातनी हो गई। एंड रिगार्डिंग द ऑटोनॉमी ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, यानी कैप्टन मोहन सिंह का कहना था कि मैं इंडियन नेशनल आर्मी को मैं ही हैंडल करूंगा, जबकि जापानीज जो कमांडर थे, मार्शल थे, उनका ये मानना था कि नहीं, क्योंकि आप वॉर प्रिजनर हो, भाई कायदे से देखा जाए तो आप दुश्मन देश की आर्मी हो, हमने आपको पकड़ा, चलो हम बहुत बड़ी बात है कि हम आपके ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं कि आप हमारी आर्मी का पार्ट बनो और आप हमारे गाइडेंस पर आप अटैक करो, अपने दुश्मन के साथ लड़ो आप। लेकिन हम आपको पूरी ऑटोनॉमी नहीं दे सकते, क्योंकि क्या पता अब ये कोई दुश्मन की चाल हो, ब्रिटिश आर्मी की चाल हो, और आप उल्टा हमारे ऊपर ही अटैक कर दो। तो हमें आपको इंस्ट्रक्शन देने हैं, ना कि हम आपसे इंस्ट्रक्शन लेंगे। तो इस बात पर को लेकर थोड़ा सा मतलब ये डिसएग्रीमेंट रहा आईएनए कैप्टन मोहन सिंह और जापानीज आर्मी के बीच। अब सुभाष चंद्र बोस जो है, ऑल दो मोहन सिंह हैड एंगर्ड द जापानीज आर्मी कमांड थ्रू हिज एक्शंस एंड दे relented to form a second Indian National Army, Mohan Singh himself recommended that Subhash Chandra Bose for the leadership role. सुभाष चंद्र बोस जी, जहां अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, 1939 में सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन जीत गए पट्टाभी सीतारामैया के अगेंस्ट, जो गांधी जी का कैंडिडेट था। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ कि जब ये बात समझ में आई सुभाष चंद्र बोस को कि अभी मेरी नहीं चल रही, मैं प्रेसिडेंट तो हूँ आईएनसी का, लेकिन मेरा कोई रोल नहीं है, मेरे को कोई कुछ समझ नहीं रहा, गांधी जी की बात मानी जाती है। तो गुस्से में आगे सुभाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन कर दिया, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए।
सुभाष चंद्र बोस जी वापस मतलब उन्होंने आकर अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक बना ली। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको कुछ केसेस में अरेस्ट कर लिया, जेल तोड़ के वो भागे। ऑरलैंडो मोसेटो के नाम से उन्होंने कोई नकली पासपोर्ट बनाया, वो जर्मनी पहुंचे, जर्मनी में हिटलर से मिले, हिटलर ने उनको जापान भेजा, जापान की सरकार ने उनको सिंगापुर भेजा, और फिर जब वो लैंड कर गए तो कैप्टन मोहन सिंह के ये जो इश्यूज थे उनको समझ में आए, तो उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह को कन्विंस किया और उनको समझाया कि दोस्त, बात बिल्कुल सही है, जापानीज आर्मी अपनी जगह, उसका स्टैंड क्लियर है, हम इस तरह से ऑटोनॉमी नहीं ले सकते, क्योंकि वो भी हमारे ऊपर क्यों विश्वास करेंगे। तो मेरे को कोई मतलब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर मुझे उनके अंडर में भी लड़ना है तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मेरा दुश्मन ब्रिटेन है और मेरा टारगेट है कि ब्रिटेन को हिंदुस्तान से साफ करना। उसके लिए अगर मुझे किसी दूसरी कंट्री का इंस्ट्रक्शन भी मानना पड़े तो मैं मानूंगा। तो यहाँ पर थोड़ा कूल डाउन हुई सिचुएशन, एंड मोहन सिंह ने फिर सुभाष चंद्र बोस जी का नाम रिकमेंड कर दिया लीडरशिप रोल के लिए। हिज रेपुटेशन एज अ कमिटेड नेशनलिस्ट वाज नोन टू बोथ द इंडियन डायस्पोरा ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड द इंपीरियल जापानीज आर्मी। जापानीज आर्मी ने सुभाष चंद्र बोस के बारे में खैर काफी सुना हुआ था, ही वाज अ इंटरनेशनल लीडर एट दैट टाइम। एज सच दे वर मोर ओपन टू द आइडिया ऑफ नेशनलिस्ट आर्मी लेड बाय सुभाष चंद्र बोस। और जापानीज आर्मी सुभाष चंद्र बोस को जानती थी, सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल रेडी थे उनके इंस्ट्रक्शंस मानने के लिए। एंड द एक्टिविटीज ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन इंडिया had forced the British authorities to imprison him. Yes, correct. And but he escaped and reached Berlin in 1941. तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो वहां से escape हुए, जेल तोड़ी और बर्लिन आ गए 1941 में, एंड हिटलर से मिले, हिटलर ने फिर उनको यहाँ पर भेजा। However, the Japanese were ready to support him, and upon their personal invitation, Subhash Chandra Bose arrived in Singapore in July 1943 to take command of what would be known as the Second Indian National Army. ये फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी जो है, ये वो नेशनल आर्मी है जो रासबिहारी बोस से बनाई, कैप्टन मोहन सिंह उसको लीड करना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं फुलफिल हो पाई, तो इसको सेकंड आईएनए का नाम दिया गया। एंड नाउ नोन बाय इट्स ऑल्टरनेटिव नेम एज द आजाद हिंद फौज, और इसका एक ऑल्टरनेटिव नेम रखा गया आजाद हिंद फौज, यानी आजाद हिंद के लिए लड़ने वाली आर्मी। तो वेल ऑपरेशंस ऑफ द आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस एग्रीड फॉर द आईएनए to remain subordinate to the Japanese army. He saw it as a necessary sacrifice towards the fulfillment of the ultimate goal of freeing India from the British Empire. And the Ajad Hind Fauj participated in the Operation Yugo। यानी कुल मिला के सुभाष चंद्र बोस पूरी तरह से एग्री कर गए कि मैं बिल्कुल आईएनए जो है सबॉर्डिनेट रहेगी जापानीज आर्मी की, और उनको लगा कि ये एक नेसेसरी सेक्रीफाइस है अगर मुझे अल्टीमेट गोल अचीव करना है, और वो है इंडिया की फ्रीडम। एंड आजाद हिंद फौज ने पार्टिसिपेट करा, ऑपरेशन यूगो इनका ऑपरेशन था। एंड 1944 जापानीज कैंपेन टुवर्ड्स ब्रिटिश इंडिया। यूगो जो है वो एक ऑफेंसिव और एक अटैक था जो लॉन्च किया गया मार्च 1944 में अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर in the northeast Indian regions of Manipur and the Naga Hills, aimed at the Brahmaputra Valley through the two towns of Imphal and Kohima। और पूरी तरह से साउथ ईस्ट एशिया को क्रॉस करती हुई नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एंटर कर गई यूगो ऑपरेशन, एंड द आर्मी ऑफ द आजाद हिंद फौज अंडर जापानीज आर्मी। ऑल दो आईएनए सॉ इनिशियल सक्सेस, शुरू में इनको सक्सेस मिली शुरू के फेजेस में, एंड दे वर फोर्स टू विड्रॉ ड्यूरिंग द बैटल ऑफ इम्फॉल एंड बैटल ऑफ कोहिमा, जो अप्रैल 4 1944 में फॉट हुई, which saw the disastrous defeat for the Japanese army at the hands of the British। असल में जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसए ने जैसे ही एंटर किया और यूएसए ने यहाँ पे फाइट करनी शुरू करी जापानीज आर्मी के साथ, तो यूएसए जो है थोड़ा सा डोमिनेट करने लग गया, और वो हौसला ब्रिटिश आर्मी के पास आ गया। पहले इनके हौसले पस्त थे, मेंटल तौर पे जो है, मेंटल तौर पे ये लोग हार रहे थे, लेकिन जब इन्हें लगा यूएस जो है हमारे फेवर में लड़ रहा है और वो जीत रहा है जापान से, तो हम भी अगर थोड़ा सा जोर मारे तो जापान को हराया जा सकता है। और यहाँ पे थोड़ी आजाद हिंद फौज आईएनए जो है और जापानीज आर्मी हारने लग गई। ब्रिटिश सोल्जर्स के हौसले जो है वो बुलंद हो गए इनके ऑफिसर्स के, और यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ होना शुरू हुआ। तो यहाँ पे आजाद हिंद फौज जो है वो लड़ रही है, और जो सुभाष चंद्र बोस एक एक चॉपर के थ्रू निकले। और अगर आप देखेंगे तो ये उनका मैप है, यानी अगर आप देखेंगे तो रेड रेड कलर जो आप देख रहे हैं, ये जापान टोक्यो से प्योंगयांग आप देख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल। उधर डलान आप देख सकते हैं चाइना का। फिर आप तैपई तैपई देख सकते हैं आप, ये ताइवान में। और फिर अगर आप देखेंगे तो दानांग है वियतनाम में। और फिर अगर आप देखेंगे तो होची मिन सिटी आपको दिखाई देगा वियतनाम में।
और फिर वहां से थाईलैंड बैंकॉक आप देखेंगे, और फिर वहां से मलेशिया और ये सिंगापुर आप देख सकते हैं। तो ये रूट है सुभाष चंद्र बोस का, जो जो इनका मूवमेंट का ये रूट है, वो किस तरह से मूव कर रहे हैं इस समय आजाद हिंद फौज की कैंपेन के समय। तो वेल अनफॉर्चुनेटली ये प्लेन इनका क्रैश हो जाता है यहाँ पर, और क्या इसका रीजन रहा वो तो बिल्कुल नहीं पता लगा। वेल यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पहले एक चीज यहाँ पे दिखा दूं। बोस वॉज इन रशिया एंड, एक मिनट इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लास्ट एयरप्लेन जर्नी एक बार देख लेते हैं। असल में पाथ ऑफ कंप्लीटेड फ्लाइट्स आर शोन इन ब्लू, यानी जो ब्लू कलर में मैंने अभी आपको मैप दिखाया, वो बात है जो इन्होंने कंप्लीट करा। 16 अगस्त 1945 को ही लेफ्ट सिंगापुर फॉर बैंकॉक, यानी वो सिंगापुर से निकले और बैंकॉक के लिए चले, बैंकॉक यानी थाईलैंड। On either on 16th itself or the 17th morning, he flew from Bangkok to Saigon, यानी हो ची मिन सिटी। 17 अगस्त को वो पहुंचते हैं आफ्टरनून में। ही फ्लू फ्रॉम साइगॉन टू टोरेन, फ्रेंच इंडो चाइना, नाउ दानांग, वियतनाम पहुंचते हैं। नेक्स्ट अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग 5 बजे ही लेफ्ट दानांग फॉर ताई होकू फार्मोसा, यानी ताइवान ताइपई के लिए उड़ते हैं। 2:30 पर 18 अगस्त को ही लेफ्ट फॉर दाइरेन मॉन चू काओ, नाउ दालियान, चाइना में पहुंचते हैं। बट इस प्लेन क्रैश शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ, और वहीं पर कहीं उनका प्लेन जो है क्रैश होता है, टेक ऑफ होता है, एंड बोस डाइड विद इन a few hours in Japanese military hospital। प्लेन क्रैश होता है, उसके जो प्लेन के पूरी तरह से चिथड़े उड़ जाते हैं, पूरी तरह से डैमेज हो जाता है बॉडी। जो 3 लोग उसमें बैठे थे उनकी बॉडी डैमेज हो चुकी है। had the crash not occurred, the plane would have dropped off Bose at Dairan and proceeded to Tokyo along a flight path shown in red। कुछ कहते हैं कि जब वो प्लेन क्रैश हुआ उससे पहले सुभाष चंद्र बोस जी उस प्लेन को छोड़ चुके थे और वो दूसरे प्लेन में आ गए थे, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गए उनका पता नहीं लगा। जो बॉडी प्लेन क्रैश में मिली वो डैमेज हो चुकी थी। जब उसके डीएनए टेस्ट हुए तो पता लगा कि नहीं, सुभाष चंद्र बोस तो यही है। ये रिपोर्ट बिल्कुल रॉन्ग है कि उन्होंने प्लेन छोड़ दिया था, क्रैश होने से पहले वो दूसरे प्लेन में चले गए। अगर वो चले गए होते तो फिर वो कहाँ है, क्यों नहीं मिले आज तक। तो बहुत कंफ्यूजन है इस टॉपिक को लेकर कि सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ गए। तो मेरे ख्याल से मैं अभी आपको दोबारा से उस मैप को की तरफ लेके चलता हूँ, और जहाँ पे वो प्लेन क्रैश हुआ, जैसे 2:30 पर 18 अगस्त को ही लेफ्ट फॉर दायरान मंचुकाओ, नाउ दालियान, चाइना, बट इस प्लेन क्रैश शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ। जैसे ही उसने टेक ऑफ करा उसके बाद वो प्लेन क्रैश हो गया। यानी 2:30 बजे 18 अगस्त को उनका प्लेन क्रैश हुआ, अप्रॉक्स 10-15 मिनट के बाद ही, और इवेंचुअली तभी। सो वेल यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉलोइंग द जापानीज डिफीट इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ आईएनए वर कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश। जैसे ही जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी का भी अटैक हो, यानी अगर आप देखेंगे तो 6 अगस्त 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है। 18 अगस्त को सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश हो चुका है, जापान पूरी तरह से हार चुका है। वेल यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको रूट दिखा दूं। यानी अगर आप देखेंगे तो सिंगापुर से वो चल रहे हैं, फिर वो इधर आ रहे हैं बैंकॉक, बैंकॉक से फिर वो होची मिन सिटी आते हैं, फिर वो इधर दानांग आते हैं वियतनाम, फिर वो तैपई आते हैं, और फिर वो दालान आते हैं। तो कुछ राइटर्स का मानना है, कुछ साइंटिस्ट रिसर्चर्स का मानना है कि ताइपाई में उनका प्लेन क्रैश हुआ। कुछ कहते हैं कि दालान से जैसे ही टेक ऑफ करा उनका प्लेन क्रैश हुआ। कोई कहता है कि उन्होंने यहाँ पे प्लेन चेंज कर लिया था और जापान तक उनका प्लेन पहुंचा, टोक्यो तक, लेकिन उस प्लेन में सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। तो इस बीच रास्ते में, यानी जो टोक्यो से दालान का बीच का रास्ता है, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस गायब हो गए, उनका किडनैप हो गया। तो बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन ये मैप, ये जो प्लेन का इनका रूट है बिल्कुल क्लियर है। ब्लू वो है जहां वो सही सलामत पहुंचे। उसके बाद की स्टोरी थोड़ी मिस्ट्री है। ताइवान से लेकर टोक्यो तक का ये जो रेड रेड आप देख रहे हैं एल शेप, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है कि आखिर इनका शिप कहाँ पहुंचा, कहाँ क्रैश हुआ। लेकिन जो रिमेन्स मिले हैं वो चाइना में, मतलब दलान में मिले हैं शॉर्टली जैसे ही वो टेक ऑफ हुआ। एंड फिर उसके बाद उनकी बॉडी का, डेड बॉडी का नहीं पता लगा। अब ये कहा जाता है, अब देख लो आप, इस तरह से आप देख सकते हो इस इमेज में कितनी बुरी तरह प्लेन क्रैश हुआ है। ये सुभाष चंद्र बोस जो है टेक ऑफ से पहले की उनकी इमेजेस हैं, कुछ फोटोज हैं, कुछ पिक्स हैं जो बाद में शेयर हुई। कुछ ऐसा मानते हैं कि बोस जो है रशिया में है, मॉस्को में है, उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उस तरह से न्यूज आती रही। द बिग स्टोरी, द इंडियन एम्बेसडर मेट नेताजी इन मॉस्को, नेताजी डिड नॉट डाइड इन एयर क्रैश, सेज सीक्रेट फ्रेंच रिपोर्ट।
the British and the Japanese too declared that Bose died in an air crash after he took off from Saigon on his way to Tokyo. तो ये अलग अलग रिपोर्ट आई इनके बारे में, ये न्यूज़ कटिंग्स है उस समय की। कुछ कहते हैं कि गुमनामी बाबा के रूप में आज भी ये हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। एंड ये जो अभी हमने डिस्कस किया, तो सुभाष चंद्र बोस हिमसेल्फ eluded capture and was reported to have died in a plane crash near Taiwan in September 1945 में फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया कि ताइवान के पास उनका प्लेन क्रैश हुआ और उनकी डेथ हो गई। नेताजी's इंडियन नेशनल आर्मी वर नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी। नेताजी और महात्मा गांधी के जो भी डिफरेंसेस थे ये सर्वविदित है, सब जानते हैं कि उनकी कभी नहीं बनी महात्मा गांधी के साथ, लेकिन एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है उसका डिफरेंस है। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को हमेशा रिस्पेक्ट दी, और आप देख सकते हैं गांधी जी के नाम पर उन्होंने अपनी आईएनए के विंग का नाम रखा, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रखा, चंद्रशेखर आजाद के नाम पे रखा, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे रखा। तो इससे पता लगता है, जो रामचंद्र गुहा भी बोलते हैं, बाय नेमिंग हिज ब्रिगेड्स आफ्टर गांधी, नेहरू, लक्ष्मी एंड आजाद, बोस मेड इट क्लियर दैट देयर वर द थ्री पैट्रियट ही मोस्ट रिस्पेक्टेड, यानी ये वो लोग हैं जिनकी वो रिस्पेक्ट करते हैं काफी। और उन्होंने अपना एक रेडियो एड्रेस भी किया, सिंगापुर रेडियो, 6 जुलाई 1944 को, जब वो इस वॉर के लिए उतरे। सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि गांधी जी, द फादर ऑफ द नेशन, मैं आपसे परमिशन ले रहा हूँ कि मैं ये मिशन छेड़ने जा रहा हूँ, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फादर ऑफ नेशन उन्होंने गांधी जी को बुलाया। तो वेल, इसके बाद इनकी जो डेथ है वो पूरी तरह से मिस्ट्री है। लेकिन उसके बाद आईएनए ट्रायल केस चला, आजाद हिंद फौज के कुछ सैनिक जो है पकड़े गए और उनके ऊपर केस फाइल हुआ। रेड फोर्ट पर इनके ऊपर केस चला, उसमें से 3 नाम बहुत फेमस है, शहनवाज खान, पीके सहगल एंड जीएस ढिल्लर। लेकिन इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। आईएनए ट्रायल केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको बताया भी था, एक मूवी है राग देश, बहुत अच्छी मूवी है। अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा क्लैरिटी से समझ में आएगा कि किस तरह से इन तीनों को फांसी की सजा से बचाया इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो वकील थे, एडवोकेट थे, उनके पैनल में। तो वेल, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, बट आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। होप आप लोगों को आईएनए का सच समझ में आया होगा। जो बड़ी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को सुभाष चंद्र बोस को लेकर, इंडियन नेशनल आर्मी को लेकर, आईएनए 1 आईएनए 2 को लेकर, एंड आजाद हिंद फौज को लेकर, रास बिहारी बोस का क्या कंट्रीब्यूशन था, कैप्टन मोहन सिंह कौन थे, वो सारे सारे डाउट्स आज हमने अपने इस चैप्टर में कोशिश करी आपके साथ कंप्लीट करें, आपको एक परफेक्ट नॉलेज दें सुभाष चंद्र बोस और आईएनए के बारे में। तो वेल स्टूडेंट, आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रहते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। एंड इसके ऊपर क्वेश्चन जो फ्रेम है वो यही है कि इंडियन नेशनल द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी एंड हाउ इंडियन नेशनल आर्मी वाज फॉर्म्ड, हाउ इंडियन नेशनल आर्मी वाज फॉर्म्ड। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप इसको लिखें, जरा नोट कर लें। हाउ इंडियन नेशनल आर्मी वाज फॉर्म्ड एंड व्हाट वर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड रास बिहारी बोस इन आईएनए, एक्सप्लेन। 250 से 300 वर्ड्स में आपको लिखना है कि कैसे इसकी फॉर्मेशन हुई और क्या कंट्रीब्यूशन रहा सुभाष चंद्र बोस एंड रास बिहारी बोस का, करेक्ट। और एक छोटा सा शॉर्ट नोट है, हु वाज रास बिहारी बोस, डिस्कस, राइट। तो ये शॉर्ट नोट है, 150 वर्ड्स में आपको रास बिहारी बोस के बारे में लिखना है। तो वेल स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय।